आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेट की स्पीड और फिर यूट्यूब के ऊपर जो जलगार हुकूमत की तरफ से इस वक्त हम देख रहे हैं, इसे हम मिलकर शिकस्त दे सकें। राज साहब, 3 खबरें मेरे पास जिस पर मैं तफसील से बात करूंगा। पहली खबर, इमरान खान के ऊपर जेल में सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। वो तमाम सहूलियात जो इमरान खान का बुनियादी हक है एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो तमाम सहूलियात इमरान खान से वापस ले ली गई हैं और एक कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करने की कोशिश की गई है जेल और इमरान खान की तमाम फैमिली मेंबर्स और तहरीक इंसाफ के दरमियान। और हमने उस एहतजाज जो डी चौक की कॉल इमरान खान ने दी थी, उसके बाद कोई पैगाम इमरान खान की तरफ से आते हुए नहीं देखा। क्या हुकूमत अचीव कर रही है और क्या मकसद है, इसका मुकम्मल जायजा हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर राय साहब, हमें आमिर फारूक साहब ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया। जिस तरह की वो सहूलतकारी पहले करते रहे, आज भी वही सहूलतकारी कर रहे हैं। और इस सहूलतकारी के नतीजे में क्या इमरान खान के बारे में उन्होंने अपने फैसले के अंदर लिखा, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस किस्म की एहतजाजी कैंपेन अब चलाने जा रही है। इमरान खान की जान को खतरा है और डी चौक पे जो कॉल दी गई है, इसका क्या नतीजा निकलेगा। अली अमीन गंडापुर क्या खैबर पख्तूनख्वा से लोगों को लाएंगे, काफिला आएगा, पंजाब के दीगर इजलास से क्या लोग निकलेंगे, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और ऐसा पाकिस्तान के अंदर आईनी पैकेज हुकूमत ने मुसवदा शेयर कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फजल रहमान साहब के साथ, और अब ये मुसवदा फजल रहमान और उनकी टीम के पास मौजूद है। इसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अभी तक तो वो कायम और दायम हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने वादे से और अपनी गुफ्तगू से पीछे हट जाएंगे, क्योंकि आईनी अदालत के क़याम के ऊपर पाकिस्तान की इस जमात का और दीगर जमातों का जो इस वक्त हुकूमत के अंदर है और फजल रहमान साहब उनका इसका एक मौकिफ है और वो उसके ऊपर कायम है। इसका भी एक जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये मुसवदा क्यों शेयर नहीं किया गया। और फिर राय साहब, काजी फायज ईसा, गुड बाय काजी फायज ईसा, अलविदाई इशाइये। और फिर उन्होंने एक जो पाकिस्तान बार का जो डिनर है उसे उन्होंने कबूल कर लिया, लेकिन हुकूमत के इशाई अलविदाई डिनर को उन्होंने क्या कहकर इनकार कर दिया, इसकी भी मुकम्मल तफसील जो है अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। और दूसरी तरफ राय साहब, ये 20-20 लाख बचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर करोड़ों रुपए की मंडी लग गई है और ये इन्हीं के फैसले थे जिसके बाद ये एक मंडी लगी और किस तरह जमहूरियत को खरीदा जा रहा है। और फिर आखिर में राज साहब, जो कुछ कराची के अंदर हुआ है, बोरियां वोटों की भरी हुई, इनको आग लगा दी गई, और ये क्यों किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हमें क्या बताती है। इससे पहले रिकॉर्ड गायब होते हुए आसिफ अली जरदारी के मुकदमात के अंदर रिकॉर्ड को जला दिया जाता है, अब इन्होंने वोटों को ही आग लगा दी है। ये कौन लोग कर रहे हैं, मास्क में जो लोग आए, इनका ताल्लुक किस पाकिस्तान की सियासी जमात से था, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल अपने सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन ऐसा खान साहब की जिंदगी को खतरा ये कोई आज से नहीं है। हमने उनके ऊपर एक कातलाना हमला होते हुए भी पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देखा। वो वीडियोस हमें बताती हैं कि मुलजिम नवीद किस तरह हमला करने आया, उसका टारगेट इमरान खान थे और इमरान खान को उसने हदफ बनाया, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला जो है वो बहुत बड़ा है। ऐसा फिर हमने ये भी पाकिस्तान के अंदर देखा कि खान साहब की जिंदगी को जो हेलीकॉप्टर इंसिडेंट्स हुए वो भी सामने है, उसके ऊपर भी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हुई। लेकिन अब जेल के अंदर जो एक गैप क्रिएट किया जा रहा है इस एहतजाज के बाद, इसका मकसद क्या है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं है। राय साहब, जो जेल से खबर सामने आई है, 3 चीजें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं। और ये जो मुलाकात थी जिसे रोककर इमरान खान पर सख्तियां बढ़ा दी गई हैं। जेल जरा ये बताते हैं कि इमरान खान को वर्जिश करने के लिए साइकिल इस्तेमाल करने और 6 जो सेल्स पर मुश्तमिल राहदारी थी जिसमें खान साहब चहलकदमी करते थे, इस पर पाबंदी लगा दी गई है।
इतवार की शाम से इमरान खान को सेल में कैद कर रखा है, जबकि उनके सेल के अतराफ में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। इमरान खान को मर्जी का खाना देने वाले मुशक्की को भी तब्दील कर दिया गया, जबकि उन्हें आम कैदियों का खाना दिया जा रहा है। इमरान खान को खाना देने वाले अफराद को भी बात करने की इजाजत नहीं, जबकि उनके सेल में खाना फराहम करने वाले अफराद की मॉनिटरिंग जो है वो की जा रही है। इससे पार्टी में जी तशवीश तो बड़ी है, लेकिन जो फैसला आज आमिर फारूक साहब की अदालत से आया, राय साहब, इसके दो निकात और फिर आपसे हम सवाल करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जी आमिर फारूक साहब। उन्होंने इमरान खान से बहन नौरीन न्याजी और एक डॉक्टर की फौरी मुलाकात की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है और 17 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को हिदायत की कि जेल मुलाकातों पर पाबंदी हटने के बाद से उनकी बहन की फौरी मुलाकात जो है कराई जाए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अडाला जेल हुकाम से 17 अक्टूबर तक इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान से नौरीन न्याजी की पाबंदी के दौरान मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद करने की वजह यह लिखी कि तयशुदा असूल है कि कानून की नजर में सब बराबर है। मौजूदा सूरत हाल में एक कैदी के लिए मुलाकात का रास्ता बनाना दीगर कैदियों के साथ तफरीक होगी, यानी जब तक पाबंदी नहीं हटती तब तक मुलाकात नहीं होगी। सलमान अकरम राजा ने ऑब्वियसली इसके ऊपर बात की सब, और इसके बाद मुराद सईद का एक ट्वीट भी आया और उन्होंने कहा कि तमाम लोग जो हैं वो डी चौक की तैयारी करें, एहतजाज करें। आलिया हमजा ने कहा कि अगर हमें इजाजत नहीं दी जाएगी तो हम डी चौक की बजाय अडयाला जेल की तरफ मार्च करेंगे। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल भी राय साहब दे दी है और इस एहतजाज की एक बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान की मुलाकात उनके वकला से नहीं करवाई जा रही और बहुत सारे खतरात हैं और जब तक इन खदशात और खतरात को ऑब्वियसली दूर नहीं किया जाता ये बात जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी। राय साहब कैसे देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी? अली अमीन गंडापुर क्या केपीके से काफिले लाने में कामयाब होंगे? क्योंकि एक तरफ वो हुकूमत के साथ मिलकर अमजरगे में जाते हैं, वहां पर मंजूर पश्तीन एंड जितने भी लोग हैं रियासत के खिलाफ नारे लगाते हैं, सब कुछ हमने देखा। इन तमाम लोगों को एक मेज पर बिठाने में और जरगा पुरअमन तरीके से करने में तो कामयाब हो गए, लेकिन क्या एहतजाज की कॉल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकायदा प्रोमो भी जारी कर दिया, तहरीक इंसाफ की इस कॉल के ऊपर अली अमीन गंडापुर, केपी की आवाम, पंजाब की आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मिलकर इन्हें निकालने में कामयाब होगी राय साहब के नहीं? देखें, अडयाला जेल से दो इंतहाई तशवीशनाक नोयत की जो खबरें आई हैं, ये दोनों खबरें भी अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। आपने पूछा कि क्या डी चौक में पीटीआई कोई बहुत बड़ा दोबारा शो कर सकेगी, इसके मुतल्लिक क्या अहम शवाहिद हैं और क्या ज़मीनी हकायक हैं। ये ज़मीनी हकायक भी अपने नाजरीन को बताते हैं, लेकिन इसके साथ ही ISI और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ा दावा किया गया है एक सहाफ़ी की जानिब से, एक ऐसे सहाफ़ी जो कि GHQ के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, ये मुज़िका खेज दावा भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं और अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट भी करेंगे कि ये जो दावा इन सहाफ़ी ने किया है इसके ऊपर बड़ी शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें, क्योंकि ये जो सहाफ़ी हैं इनको पीटीआई एक टाउट सहाफ़ी कहती है। पीटीआई की क़यादत का ये मौक़िफ़ है कि ये फ़ौजी क़यादत और तहरीक इंसाफ के दरमियान गलत फहमियाँ फैलाने के लिए जानबूझकर बेबुनियाद खबरें फैलाते हैं। और चूँकि ये सहाफ़ी नहीं है, ये पहले कोई वकील थे पीटीआई के बकौल और बाद में इन्होंने सहाफ़त का लिबादा उड़ा, ये सहाफ़त में सर्वाइव नहीं कर सकते थे एक सहाफ़ी के तौर पर, तो इसलिए ये इस्टेब्लिशमेंट के एक एजेंट बन गए या एक आलाकार बन गए। लेकिन अब ये इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए से ऐसी खबरें देते हैं जिनका कोई वजूद नहीं होता। जैसे कि इससे पहले इन्होंने ये दावा किया था कि जनरल नदीम अंजुम की कोई तब्दीली नहीं हो रही। हमने इसी प्लेटफॉर्म पर, मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर बहुत पहले ये खबर ब्रेक की थी कि जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनकी तब्दीली हो रही है, नए DG ISI आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो अपने ओहदे पर फायज रहेंगे। और उसके बाद इनकी ट्वीट के ऊपर जो पाकिस्तान के आमिल सहाफ़ी हैं, यानी ऐसे सहाफ़ी जो अमली तौर पर सहाफ़त करते हैं, उन्होंने उस ट्वीट के ऊपर, इनकी जाली ट्वीट के ऊपर कमेंट करके इनको बहुत शर्मिंदा करने की भी कोशिश की, लेकिन लगता नहीं है कि ये कोई शर्मिंदा हुए हैं। लेकिन बहरहाल पीटीआई इनको एक टाउट सहाफ़ी कहती है और पीटीआई ये भी कहती है कि इन्होंने हमारे रहनुमाओं के बड़े कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में, जब इस्टेब्लिशमेंट ने उनको अगवा किया हुआ था, तो उस सूरत हाल में इन्होंने उन रहनुमाओं के इंटरव्यू किए।
अब ये जो साफी हैं मुनीफ फारूक साहब, वो ये कहते हैं कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर जब डी चौक में जो एहतजाज होना था और जो मार्च होना था, जब वो केपी हाउस में पहुंचे और उनके साथ जो गाड़ियां आई, यानी अली अमीन गंडापुर साहब की अपनी गाड़ी और उनके साथ जो गाड़ियां आई उनमें मंशियात और आइस भरी हुई थी, यानी ये गाड़ियां मंशियात और आइस से भरी हुई थी। ये मुनीफ फारूक का दावा है एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देके। और इसके ऊपर जो एक और दबंग साफी है मुबशर जैदी साहब, उन्होंने ये कमेंट किया कि ये सारी गाड़ियां पकड़कर सारी जो मंशियात थी ये मुनीफ फारूक को पिला दी गई। इसलिए मैं कहता हूं कि शाइस्तगी के साथ ये जो मुनीफ फारूक साहब का दावा है कि अली अमीन गंडापुर साहब बतौर वज़ीर आला जब इस्लामाबाद आए और उन्होंने ये दावा किया कि उनकी गाड़ियों में आइस भरी हुई थी, मंशियात भरी हुई थी, तो इस पर शाइस्तगी के साथ अपनी आरा का इजहार करें और हमें बताएं कि ये मुनीफ फारूक जो हैं क्या उनकी ये खबर दुरुस्त हो सकती है। अब यहां पे हाशमी साहब एक फौजी ऑफिसर की भी एक तकलीफदेह वीडियो वायरल हुई है और ये जो फौजी ऑफिसर है रिटायर्ड मेजर, अब इनकी वीडियो एक कैदी वैन से वायरल हुई है और साहिवाल में जो पीटीआई का एहतजाज था ये देखा जा सकता है कि इनको जबरदस्ती घसीटते हुए कैदियों की वैन में डाला गया, लेकिन कैदियों की वैन से भी इन्होंने इमरान खान साहब जिंदाबाद के नारे लगाए। अब आ जाएं कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडियाला जेल से किस किस्म की तशवीशनाक खबरें आ रही हैं और इन दो खबरों में किस किस्म की इतलात बाहर आई हैं। एक तो पीटीआई की जो क़यादत है जो कि इमरान खान साहब से मिलती रही है और इनके जाहिर है कि कुछ राब्ते भी हैं, तो इन्होंने ये कहा है कि मुसद्दका इतलात मिली हैं कि इमरान खान साहब को 6 अक्टूबर 2024 के बाद से अपने सेल से बाहर शहर में जाने की या तो इजाजत नहीं दी गई या फिर इमरान खान साहब को 6 अक्टूबर के बाद से किसी भी अडियाला जेल के एहलकार ने या अडियाला जेल में मौजूद किसी भी शख्स ने इमरान खान साहब को 6 अक्टूबर के बाद नहीं देखा। यह एक इंतहाई तशवीशनाक बात है कि 6 अक्टूबर 2024 के बाद से इमरान खान साहब को पीटीआई की क़यादत के बकौल अडियाला जेल में मौजूद किसी शख्स ने नहीं देखा। और फिर पीटीआई ने यह भी कहा कि अगर इमरान खान साहब किसी और सेल में मौजूद हैं तो उनके मुतल्लिक ये इतला है कि उन्हें जो खाना फराम किया जा रहा है ये इंतहाई मशकूक है और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक नौयत की जो इतलात हैं ये अडियाला जेल से आ रही हैं। अब उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक घिनौनी वारदात डाली है और जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले जो साफी हैं ये अलिफ मद आ मीम रे आमिर फारूक, ये एन अलिफ आ से इनको आमिर फारूक नहीं पढ़ते बल्कि आमिर फारूक यानी डिक्टेटर वाला जो आमिर होता है ये उस नाम से इनको पुकारते हैं और उनका तासुर यह है कि ये एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के मुताबिक फैसले देते हैं। अब उन्होंने अदालत के अंदर क्या किया ये भी एक ऐसा वाकया है जो कि अपने व्यूअर से कहेंगे कि इसके ऊपर कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई और इस दरखास्त में यह कहा गया कि चूंकि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, इमरान खान साहब की जान को खतरात हैं, तो सिर्फ 2 लोगों को यह इजाजत दी जाए कि वो इमरान खान साहब से जाकर मिल लें। एक इमरान खान साहब के एक डॉक्टर की और इमरान खान साहब की एक जो हमशीरा है नौरीन न्याजी, बाकी तो उनकी 2 बहनें इस वक्त जेल में हैं। तो यह कहा गया कि नौरीन न्याजी साहिबा और एक डॉक्टर की मुलाकात करवाई जाए और सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि इतलात हैं कि इमरान खान साहब को जेल में कुछ हो गया है, यानी कुछ करना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। उन्होंने कहा कि इतलात हैं कि इमरान खान साहब को जेल में कुछ हो गया है। इमरान खान साहब कोई एक आम आदमी नहीं है, एक बहुत बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं, इसलिए इंसानी बुनियादों पर सिर्फ उनकी बहन और एक डॉक्टर को खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी जाए। अब इस पर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने क्या बारीक किस्म का खेल खेला है। जस्टिस आमिर फारूक ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल से पूछा कि यह बताएं कि जेल में मुलाकातों पर पाबंदी कब से कब तक है। इस पर जो अडियाला जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद है।
तो उसके बाद जस्टिस आमिर फारूक ने खामोशी से ये जो समाअत है ये 17 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी और इमरान खान साहब से उनकी बहन नौरीन न्याजी की मुलाकात की इजाज़त नहीं दी और ये जो फौरी मुलाकात की इजाज़त की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि डी चौक में पीटीआई ने जो सुनामी एहतजाज किया उसके बाद क्या 13 दिन तक इमरान खान साहब को गायब करना, इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो इतलात आ रही हैं अगर ये इतलात गलत हैं तो 1 मिनट नहीं लगाना चाहिए था इस कठपुतली हुकूमत को और खान साहब से मुलाकात की इजाज़त देनी चाहिए थी। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस मामला है और शहबाज गिल ने तो यहाँ तक कहा कि ये कोई वहम नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब की जान लेना चाहती है और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया या ये दावा किया कि इससे पहले इमरान खान साहब को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी जान लेने की कोशिश की गई। फिर उन्होंने कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद का है यहां भी इमरान खान साहब पर हमला करवाने की कोशिश की गई और फिर इमरान खान साहब पर जो गोलियां बरसाई गई ये तो पूरी दुनिया ने देखा, इसकी सीसीटीवी फुटेज और इसकी जो दीगर वीडियोज हैं वो भी मौजूद हैं। अब आ जाएं जो आपने पूछा कि क्या पीटीआई डी चौक पर कोई बहुत बड़ा शो कर सकेगी, दोबारा से कोई धरना दे सकेगी। तो हाशमी साहब इसके मुतल्लिक जो अहम तरीन नुक्ता यह है कि डी चौक पर इससे पहले जो पीटीआई का एहतजाज हुआ जो कि एक लीडरलेस एहतजाज था और पीटीआई की क़यादत के बकौल ये एक हिकमत अमली थी कि पीटीआई की क़यादत को गिरफ्तारी से बचाया जाए, ऐसा न हो कि उनके तमाम एमएनएस को गिरफ्तार कर लिया जाए और फिर ये एक जाली आईनी तरमीम का मामला भी है। फिर चूंकि पीटीआई के बहुत से एमएनएस ऐसे भी हैं जो कि वकला भी हैं और जो एमएनएस नहीं बन सके जालसाजी और धांधली की वजह से तो वो भी वकला हैं, मिसाल के तौर पर सलमान अकरम राजा। तो फिर इमरान खान साहब के केसेस में या पीटीआई के केसेस में अदालतों में कौन पेश होगा। लेकिन उसके बावजूद जो बदतरीन शेलिंग हुई है डी चौक में, उसके बावजूद जिस तरह से लोगों ने वहां पे खौफ के बुत तोड़े, जिस तरह से 3 दिन तक एहतजाज होता रहा और फिर अली अमीन गंडापुर साहब को अगवा करना पड़ा। अगेन जीएचक्यू के करीब समझे जाने वाले साफी ने कहा कि उस दिन भी अली अमीन गंडापुर साहब को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया था, उनकी गाड़ियों के शीशे तोड़ के रेंजर्स उनको किसी मखसूस मकाम पर ले गई थी और उसके बाद मुबैना तौर पर उन्हें आईएसआई के किसी और कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल किया गया। तो लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि उन कारकुनों को पता था कि हमारे ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनेंगे, लेकिन ये लोग निकले और 3 दिन तक बदतरीन शेलिंग के बावजूद ये डी चौक में खड़े रहे। तो अब तो इमरान खान साहब की जान का मामला है, इमरान खान साहब के मुतल्लिक तशवीशनाक खबरें आ रही हैं, इसलिए अब जो कॉल दी गई है मुराद सईद की जानिब से कि 15 अक्टूबर को डी चौक में एक बहुत बड़ा एहतजाज होगा, तो कोई वजह नहीं है कि एक बहुत बड़ा एहतजाज ना हो। ये कठपुतली हुकूमत जितनी भी कोशिश कर ले, अगर 15 अक्टूबर से पहले इमरान खान साहब से ये मुलाकात ना करवाई गई, पीटीआई के रहनुमाओं या पीटीआई के तजवीज़ करदा डॉक्टर को इमरान खान साहब तक एक्सेस ना दी गई, तो आप देखेंगे कि जो इससे पहले डी चौक में एहतजाज हुआ उसको ये लोग भूल जाएंगे। वहां पे ऐसा मैसिव सुनामी आएगा कि उसको कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं रहेगा। ये हम इससे पहले इस्लामाबाद के संगजानी जलसे में भी देख चुके हैं, रावलपिंडी जो कि जीएचक्यू का शहर है वहां भी देख चुके हैं, लाहौर में जो मरियम नवाज का एक नाम न्याज जहां से वो अपनी नशिस्त भी आ रही है, जहां से नवाज शरीफ भी अपनी नशिस्त आ रहे, वहां भी हम देख चुके हैं कि पीटीआई ने कितना बड़ा सुनामी वहां पे बर्पा किया था। इसलिए मुझे बतौर साफी इस बात में कोई शक नहीं है कि पीटीआई बहुत आसानी से बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक बहुत बड़ा पावर शो अगेन डी चौक पर करेगी। अजहर साहब, ये जो आईनी तरमीम का मामला है, आखिरकार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अपना मुसवदा था वो पार्लिमानी कमेटी के सामने रख दिया है और फजल रहमान साहब को ये मुसवदा मिल गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि हमें मुसवदा नहीं दिया गया और जो मुसवदा इस वक्त फजल रहमान साहब के पास मौजूद है शायद ये वो मुसवदा नहीं है जो तहरीक इंसाफ को दिया गया। और बैरिस्टर गौहर ने बाकायदा तौर पे आकर कहा, आमिर जो डोगर साहब हैं उनकी तरफ से बाकायदा ये स्टेटमेंट भी जारी हुआ कि हमें मिल गया, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आकर कहा कि मुसवदा हमारे साथ अभी शेयर नहीं किया गया। राय साहब, बिलावल की फजल रहमान से जो मुलाकात हुई इसमें क्या तय पाया और जो उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि हम 184 को खत्म करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो इख्तियार है, और फिर हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बनाएंगे और उसका चीफ जस्टिस जो है
ये उसका इस्तेहकाक होगा, इस बेंच का इस्तेहकाक होगा जो ये फैसला करेंगे। इसे पाकिस्तान की किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। हमें तो ये ताने देते रहे कि जनाब देखें जजेस एक तरह से फस्तायत कर रहे हैं, ये जजेस जो हैं वो डिक्टेटर बनकर अपने फैसलों को पाकिस्तान की आवाम और पार्लियामान के ऊपर मुसल्लत करते हैं। साहब इसमें और उसमें क्या फर्क है? आपने 8 जजेस का फैसला नहीं माना, आपने 5 जजेस का फैसला पाकिस्तान की आवाम को मानने पर मजबूर अब करने आप जा रहे हैं। यानी 8 जजेस ने कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला यह है, ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ 5 जजेस अब पाकिस्तान की जो जमहूरियत है इसकी तकदीर का, पाकिस्तान की आवाम का, उस तकदीर का जो पाकिस्तान की आवाम जिसे रोज बनाने की कोशिश करती है, जिसके लिए रोजाना लड़ती है, अब इसके ऊपर 5 जजेस जो हैं इसे कंट्रोल करेंगे। ये हो गया। और फिर इसके बाद इन्होंने बाकी जो सूबों को इख्तियार के हवाले से भी बात इस हवाले से की है। राजा फजल रहमान साहब ने जो गुफ्तगू की है वो ये कहते हैं कि हुकूमती तरमीम का तस्वुर कबूल नहीं है, हमारी तजावीज को शामिल किया जाएगा तो हमायत करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी मुतफिका मुसद्दे की तरफ आगे बढ़ी, हुकूमत की दूसरी तहादियों को भी मुसद्दे पर एतमाद में लिया जाए, अपोजिशन जमातों के साथ इत्तफाक राय की तरफ हमें जाना चाहिए, हम बहुत ही मुनासिब मुसद्दे पर इत्तफाक कर सकते हैं बशर्ते कि हमारी तजवीज कबूल की जाए। हुकूमत के मुसद्दे को हमने मुस्तरद कर दिया, हुकूमत की तरमीम का तस्वुर काबिल कबूल नहीं, हमारी तजावीज पर आमादगी हो जाएगी तो वोट देने के काबिल होंगे और कोशिश कर रहे हैं कि काबिल इतराज मवाद को मुकम्मल तौर पर साफ कर दिया जाए। फजल रहमान ने यह भी कहा कि 19वीं तरमीम खत्म की जाए और 18वीं तरमीम को बहाल किया जाए। हमारे मौकिफ को अवाम की पज़िराई मिली और अदलिया को खुदा के लिए सियासी जमातों में तकसीम ना करो, आईनी अदालत हो या आईनी बेंच हो, दोनों एक दूसरे के मुतबादिल हो सकते हैं। मामला बेंच की सूरत तय हो या अदालत की सूरत, बात असूल की है। हम और पीपल्स पार्टी इत्तफाक राय करेंगे, हम मुसद्दा तहरीर तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी हुकूमत को पेश करेगी। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे तो ये ठीक है, अगर पहले वोट देना होता तो आज दे चुके होते। अब अगर हम रुके हुए हैं तो इसकी वजह यह है कि हमें हुकूमत की तरमीम का तस्वुर कबूल नहीं, जब हमारी तजावीज को शामिल किया जाएगा तो हमायत भी कर देंगे, लेकिन इससे पहले कहना कि हमारे नंबर्स पूरे हैं ये बददियानती होगा। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के हवाले से JUI के अमीर का ये भी कहना था कि हम SCO में आने वालों का दिलोजान से इस्तकबाल करेंगे और किसी तरह भी इसे सबोताज करने वाली जो भी लोग इसे चाहते हैं हम उसका साथ नहीं देंगे। राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद में डी चौक में एहतजाज का ऐलान कर रही है और इसके बाद जो दूसरा एक बयान आया है ख्वाजा आसिफ का, उन्होंने भी इसके ऊपर डायरेक्शन देते हुए ये कहा कि बैनुल अक़वामी साजिशों के मोहरे हैं, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज है, किसी की मिरास नहीं। बानी PTI इक़्तिदार से महरूम हुए तो 9 मई बर्पा कर दिया। इतलात के जो वजीर हैं अतातारड़, उन्होंने कहा कि SCCO इजलास से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए कि SCCO इजलास खुशअस्लूबी से आगे चलेगा, शरपसंद अनासिर को रखना डालने का मौका नहीं मिलेगा, साजिशी जहनीत वालों को घर बैठना चाहिए। खैर ये इस किस्म की बातें जो हैं वो कर रहे हैं। लेकिन राय साहब, जो आईनी पैकेज है नंबर्स पूरे नहीं है, क्या नंबर्स पूरे हो जाएंगे अगले कुछ दिनों के अंदर? शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद क्या नंबर्स पूरे कर लिए जाएंगे? क्योंकि खबरें ये राय साहब ये आ रही हैं कि काजी साहब के फैसले से जहां पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुंचा, वहीं पे लोटों की एक फैक्ट्री इस वक्त कायम कर दी गई है। 20-20, 40-40 करोड़ रुपए की ऑफर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर भेजी जा रही है और जो नहीं मानता, तो राय साहब हमने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर इन लोगों को बाकायदा तौर पे उठाया जा रहा है, इनके कारोबार बंद किए जा रहे हैं, इनकी फैमिलीज को जदोकोब किया जा रहा है और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर अब इस वक्त हमें होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो तोहफा है जो काजी साहब अपनी मिरास पीछे छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन आईनी पैकेज, क्या वाइब्स आ रही है राय साहब, जिस शहर में आप बैठे हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक 2 अहम खबरें हैं। जस्टिस फायज ईसा जो कि सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के बकौल एस्टैब्लिशमेंट के एक घटिया और एक इंतहाई हकीर नोयत के एजेंट के तौर पर काम करते रहे, इमरान खान साहब और PTI के खिलाफ फैसले देते रहे, लेकिन अब बिल आखिर जस्टिस फायज ईसा को तारीख के कूड़ेदान में फेंकने का फैसला कर लिया गया है और जस्टिस फायज ईसा को एस्टैब्लिशमेंट ने, इस कठपुतली हुकूमत ने और यहाँ तक कि बिलावल जरदारी ने भी अब रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला कर लिया है। यानी जिस तरीके से टिश्यू को इस्तेमाल किया जाता है और जब उस टिश्यू का इस्तेमाल खत्म हो जाता है तो उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाता है, इसी तरह जस्टिस फायज ईसा का अब मकाम आ गया है कि उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, क्योंकि अब
ये जो हुकूमत है ये खुद ये कह रही है और इस हुकूमत के वुज़रा ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का बतौर चीफ जस्टिस नोटिफिकेशन जो है ये अगले हफ्ते में जारी हो सकता है। लेकिन उसके बाद एक और खबर में यह बताया गया कि एक तरफ तो फजलुर रहमान जिन्होंने जस्टिस फाइज ईसा की एक्सटेंशन के मुतल्लिक ये वाजे किया कि इनकी एक्सटेंशन के हक में किसी सूरत हम वोट नहीं देंगे और ये आईनी तरमीम नहीं होने देंगे। हालांकि फजलुर रहमान जो उनके नंबर हैं उसके बगैर भी ये कठपुतली हुकूमत पीटीआई के एमएनएज को अगवा करके उन पर तशद्दुद करके ये नंबर पूरे कर सकती थी, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला ही इसलिए था कि किसी तरीके से, मैं इस्तारतन कह रहा हूं कि जस्टिस फाइज ईसा ने ये सोचा इस्तारतन कि मैं अपने चेहरे पर कालक मल लेता हूं, स्याही मल लेता हूं कि मैंने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला लेकिन मुझे एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन इसके बावजूद अब नून लीग भी इस एक्सटेंशन के मामले से पीछे हट गई है। नून लीग ये समझती है कि दो हवालों से जस्टिस फाइज ईसा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं, इसलिए जस्टिस फाइज ईसा की एक्सटेंशन के लिए जोर नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा, इसी खबर में यह तासुर दिया गया कि बिलावल जरदारी ने भी अब इस हुकूमत को और एस्टैब्लिशमेंट को यह मशवरा दिया है कि हमें जस्टिस फाइज ईसा की एक्सटेंशन के ऊपर जोर लगाने के बजाय हमें यह चाहिए कि हम जो नई सुप्रीम कोर्ट होगी, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे, तो हम ये देखें कि उसके साथ हम महाज आराई ना करें और किसी और तरीके से अपने मनमर्जी के फैसले लें और मीनवाइल दो चीज़ों को इंश्योर कर लें जो कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है। क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि एक वफाकी आईनी अदालत का क़याम हो, और जाहिर है कि कुछ लोग कहते हैं कि इसका मकसद यह है कि इस वफाकी आईनी अदालत से खान साहब और पीटीआई के खिलाफ फैसले लिए जाएं, और दूसरा ये कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की एक्सटेंशन और उनकी दोबारा तैनाती के मुतल्लिक जो है ये एक जो शिक है इस आईनी तरमीम में, ये इस आईनी तरमीम का लाजमी हिस्सा हो और इसको मंजूर किया जाए। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा की एक्सटेंशन से इस वक्त फौज भी लगता यह है कि ये पीछे हट गई है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो पीपल्स पार्टी का आईनी मुसवदा है उसका एक ड्राफ्ट सामने आया है और इसमें यह कहा गया है कि चीफ जस्टिस का जो आज खुद नोटिस लेने का अख्तियार है इसको ख़त्म किया जाए। वफाकी आईनी अदालत के फैसले पर किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी, यानी अगर इमरान खान साहब और पीटीआई के खिलाफ जो फैसले लिए जाएंगे इन फैसलों के खिलाफ किसी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी और हर सूबे से बारी की बुनियाद पर इस वफाकी आईनी अदालत में चीफ जस्टिस की तैनाती की जाए। लेकिन उसके बाद आप जस्टिस फाइज ईसा की रुखसती पर जो एक मोहर लगी है वो भी एक बड़ी अहम है, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा अभी तक अपनी एक्सटेंशन के लिए तिलमिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार ने उनके लिए एक, आप कह लें, उनको ज़बरदस्ती रुखसत करने के लिए एक अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस का एहतमाम किया था। उसके बाद उनके लिए एक अलविदाई इशाइया का एहतमाम भी किया गया 25 अक्टूबर दिन 10:30 बजे। लेकिन जस्टिस फाइज ईसा, यानी जब उनको हुकूमत ने भी अब हरी झंडी करा दी है और उनको ये कहा है कि आप रुखसत हों, अब आप हमारे किसी काम के नहीं हैं, आपको हमने टिश्यू के तौर पर इस्तेमाल करके रद्दी की टोकरी में फेंकने का फैसला कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट बार भी कह रही है कि जान छोड़ें, ये आपका अलविदाई इशाइया है। लेकिन अभी भी जस्टिस फाइज ईसा ये कहते हैं कि मैं ये अलविदाई इशाइया नहीं लूंगा। अभी भी वो इस आस पर हैं, अभी भी इस उम्मीद पर हैं कि शायद कोई मेरी दोबारा से एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील हो जाए और शायद मेरी एक्सटेंशन जो है इसकी राह जो है वो अब भी हमवार हो सके। लेकिन कहने वाले ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को भी ये इदराक हो गया है कि जस्टिस फाइज ईसा से मजीद गैर आइनी और गैर कानूनी फैसले इसलिए नहीं लिए जा सकते कि जस्टिस फाइज ईसा जो है वो इस वक्त इंतहाई मुतनाज़ा हो चुके हैं, एक हसास केस की वजह से भी, और दूसरा इस वक्त 25 करोड़ आवाम में जिस तरह जितने गैर मकबूल जनाब बाजवा थे उनका भी बड़ी तेजी के साथ इस वक्त जस्टिस फाइज ईसा ने रिकॉर्ड तोड़ा है। इसलिए जस्टिस फाइज ईसा की जो एक्सटेंशन का मामला है ये अमली तौर पर फिलहाल जो है ये खत्म शुद्ध नजर आ रहा है। ऐसा काजी साहब जा रहे हैं और इनके जाने के बाद पाकिस्तान कैसा होगा, हमें इसके फैसले काजी के बहुत सारे ऐसे हैं जिसके असरात अभी से पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहे हैं। राज साहब, एक लंबी सीरीज है, हम इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूं कि काजी के फैसले, वो काजी जो काजी वक्त बनने की कोशिश कर रहा था लेकिन ये अपनी अदालत का भी काजी नहीं बन सका। इस काजी के ऐसे फैसले जिसने पाकिस्तान की सियासी तारीख का नक्शा बदल कर रख दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस काजी ने जाते जाते राय साहब दो काम किए हैं।
इसने कल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नजरसानी केस है उसके ऊपर रिमार्क्स दिए और उसने जो वहां पे सहाफी मौजूद थे उनके ऊपर दोबारा तनकीद की है। और फिर उसने ये भी कहा कि लोग बाहर जाकर ढोल पीटेंगे, और फिर ये भी कहा कि साथ साथ वुकला यहां पर मौजूद होते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि वुकला में से कोई एक भी यहां पर मौजूद नहीं है। नजरसानी की दरखास्त तो फौरी लोग दायर करते हैं, लेकिन आप अपनी नजरसानी की दरखास्त क्यों दायर नहीं कर रहे? राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला करवाना चाहती है, फैसला काजी से नहीं बल्कि सच और हक वाला फैसला करवाना चाहती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे अपने उसूली मौकिफ पर खड़ी है, वहीं पर काजी साहब के जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार है, उन्होंने एक इशाइये का इन्हें दावतनामा दिया, तो इसे उन्होंने कबूल कर लिया है और ये 24 तारीख को इशाइया जो है इसमें शिरकत करेंगे राय साहब। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने एक और भी काम किया। इन्होंने जो हुकूमत का इशाइया था 20 लाख से ज्यादा खर्च आता है, चीफ जस्टिस ने सरकारी खर्च पर अलविदाई डिनर लेने से माजरत कर ली। रिवायत के मुताबिक ये काम जो है वो किया जाता है और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रजिस्ट्रार ऑफिस के नोट के जवाब में लिखा कि उनके एजाज में इशाइया ना दिया जाए, चूंकि इस पर अवाम के पैसों से तकरीबन 20 लाख रुपए का खर्च आता है। सुप्रीम कोर्ट की तारीख में यह पहला मौका होगा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी रिटायर्ड होने वाले जज के एजाज में शाहिया तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। राय साहब, शाहिया तकरीब अगर मुनक्किद नहीं होती तो बिल्कुल सही है। मुझे लगता यह है कि काजी साहब जो ट्रस्टीज वाला वाकया था इससे घबरा गए हैं और उन्हें शायद ये मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी अदालत नहीं है और जाने का वक्त है, कुछ घंटों के बाद ये कुर्सी से नीचे उतर जाएंगे, कि उस शाही के अंदर अगर कोई ऐसा आ गया जिसने काजी को वहीं पे प्यार भरा पैगाम दे दिया, तो फिर काजी ये वक्त जो है वो क्या करेगा, ये खौफ है शायद काजी साहब को, जिसकी वजह से ये सब कुछ करे। राय साहब, इनके फैसलों के असरात आना शुरू हो गए हैं और ये जो फैसला जो इन्होंने दिया मखसूस नशिस्तों, और फिर इसके बाद राय साहब ये जो 63A वाला है, काजी साहब की इस फैसले के बाद जो आरिफ जट साहब हैं और उनके साथ इस वक्त क्या कुछ हो रहा है, ये सुनकर देखकर इंसान जो है वो दंग और परेशान हो जाता है। क्योंकि राय साहब इनके ऊपर, इनके खानदान के ऊपर मुबीन आरिफ जट जो है, जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया, अब उनके घर पर धावा बोला गया, उनके कारोबार को तबाह कर दिया गया। उनके वालिद जो हैं वो आए, उन्होंने आखिरकार जो है एक पैगाम जारी किया और ये सिर्फ इनकी बात नहीं है, ये इनकी कहानी नहीं है, बल्कि लोगों के घरों को मस्मार किया जा रहा है, उन्हें डरा धमकाकर इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है ताकि वो पार्लियामान के अंदर आए और अपना वोट दें। राय साहब, ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि अगर आप पार्लियामान के अंदर पहुंच गए तो देखना ये होगा कि पार्लियामान में पहुंचकर आप किसकी तरफ होते हैं और क्या वोट देते हैं। आप जुल्म करें, आप जब्र करें, लेकिन आखिरी मार्का जो है वो पार्लियामान के मैदान में ही सजेगा। लोगों के ऊपर इस वक्त बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रेशर है और लोगों को ये जो लोटाक्रेसी शुरू हो गई, कुछ लोगों की आप नौकरी जरूर करें लेकिन पाकिस्तान का भी ख्याल करें। सब कैसे देखते हैं ये जो काजी फायज ईसा जाने वाले हैं, इनके जाने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह की हम सुप्रीम कोर्ट चाहते हैं, जहां पे इंसाफ की बात हो, जहां पर हर पार्टी को उसका हक मिले, जहां पर हर आम आदमी को उसका हक मिले, वो किसी के घर की नौकरी ना करे, क्या काजी साहब के जाने के बाद ऐसा पाकिस्तान हमें मिलेगा, एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट मिलेगा? राय साहब देखें, जस्टिस फायज ईसा के बाद की सुप्रीम कोर्ट कैसी होगी और एस्टैब्लिशमेंट और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के मुतल्लिक किस किस्म के दावे किए गए, ये दावे हैं, ये कोई मुसद्दका खबर नहीं है, लेकिन कुछ सहाफ़ियों की जानिब से दावे किए गए हैं। मुसद्दका खबर मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे अपने ज़राए ने इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन मैं इन सहाफ़ियों के इस दावे को चैलेंज नहीं कर रहा। हर सहाफ़ी के अपने ज़राए होते हैं, हो सकता है कि उनकी ये खबर दुरुस्त हो, लेकिन ये दावे क्या हैं ये अपने व्यूअर्स के सामने रखते हैं। क्योंकि एक ऐसी सूरत हाल में जब जस्टिस फायज ईसा की रुखसती पर एक मोहर सख्त हो गई है, तो कुछ सहाफ़ियों की जानिब से यह दावा किया गया है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे मुबैना तौर पर 3 गारंटीज मांगी हैं। इनमें से मुबैना तौर पर एक गारंटी ये मांगी गई है कि 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है, जो कि एक फ्रॉड इलेक्शन था, जिसमें फॉर्म 47 जाली फॉर्म 47 के जरिए इस कठपुतली हुकूमत को मुसल्लत किया गया, तो यह खदशा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो जो आइन और कानून पर अमल करने वाले और आइन और कानून के ताबे फैसले देने वाले जज हैं, वो इलेक्शन का ऑडिट करने का फैसला जारी कर सकते हैं। इसके मुतल्लिक ख्वाजा आसिफ ने भी कहा
कि हमें ये इत्तला मिली थी कि अक्टूबर में जस्टिस फाइज ईसा की रुखसती के बाद ये इलेक्शन ऑडिट हो सकता है, और उन्होंने कहा कि उसके बाद मामलात बड़े नाजुक हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा आसिफ ये एतराफ़ जुर्म कर रहे हैं कि चूंकि इलेक्शन में मैसिव लेवल का फ्रॉड हुआ था, तो इसलिए अगर इस इलेक्शन का ऑडिट हो गया तो मामलात बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाएंगे। तो एक तो मुबैना तौर पर गारंटी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये मांगी जा रही है कि एक, आप इलेक्शन के ऑडिट के मुतल्लिक किसी किस्म का कोई बेंच नहीं बनाएंगे या इस इलेक्शन के ऑडिट की जानिब नहीं जाएंगे। दूसरी मुबैना गारंटी ये मांगी जा रही है कि अब जो एक जाली आईनी तरमीम लाने के लिए एफर्ट हो रही है, जिसके तहत कम से कम वफाकी आईनी अदालत ये कायम करने के लिए एक पूरी कोशिश की जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक आईनी बेंच बनाया जाएगा जो कि JUI की जानिब से तजवीज़ आई। तो आप इस तरमीम को कलदम नहीं करेंगे, या आपकी जो क़यादत में सुप्रीम कोर्ट है वो इस आईनी तरमीम की किसी भी शिक को कलदम नहीं करेगी। मुबैना तौर पर दूसरी गारंटी जो है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या इस कठपुतली हुकूमत की जानिब से जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये मांगी गई है। उसके बाद जो तीसरी गारंटी मुबैना तौर पर मांगी गई है वो है इमरान खान साहब और PTI के मुतल्लिक। तो इंसाफियों के दावों के बकौल और उनके मुताबिक तीसरी गारंटी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये मांगी गई है कि बतौर चीफ जस्टिस और आप ये इंश्योर करेंगे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, जो जाहिर है कि बोगस केसेस हैं, तो इन केसेस में इमरान खान साहब को इंसाफ ना मिले। तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, उनके कारकुनों के खिलाफ जो केसेस बनाए गए, आपको ये गारंटी देनी होगी कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ को इंसाफ ना मिले। ये मुबैना तौर पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से ये जो गारंटीज हैं ये मांगी गई हैं। लेकिन जाहिर है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक बड़े सीजन जज हैं, उन्होंने पिछले 2 माह के दौरान बहुत प्रेशर बर्दाश्त किया है, तो इसलिए अगर ये गारंटीज मांगी भी गई हैं तो इस बात की कोई जमानत नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह वही कुछ करेंगे जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी या कठपुतली हुकूमत चाहेगी, क्योंकि पिछले 2-3 माह में जिस किस्म का प्रेशर उन्होंने बर्दाश्त किया होगा, जिस किस्म के मैसेजेस उनको दिए गए होंगे, ये हम सबको पता है कि जज साहिबान को किस किस्म के मैसेजेस दिए जाते हैं। इस मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ISI के हवाले से एक खत भी लिख चुके हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने मखसूस नशिस्तों के केस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसलिए अभी ये कहना कबल वक्त होगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की जो अदालत है या उनकी ज़ेरे क़यादत जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरह का उसका मेरिट के मुताबिक, आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले हैं उसके हवाले से किस किस्म का एक कॉन्डक्ट होगा।